फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर एन्यूरिज्म जो कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है डायमीटर में और रफली 50% उसको रिस्क होता है फॉर ब्लीडिंग पर ईयर, ठीक है। इन द अर्ली पीरियड आफ्टर अ सब एरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है, जब सब एरेक्नोइड हेमरेज हुआ है उसके बाद अर्ली पीरियड में देयर इज़ एडिशनल रिस्क फॉर इस्कीमिक इंजरी फ्रॉम द वेजोस्पाज्म ऑफ द अदर वेसल, क्योंकि हेमरेज हुआ है तो उसकी वजह से बाकी वेसल्स में वेजोस्पाज्म हो जाएगा तो और ज़्यादा इस्कीमिक इंजरी का जो है वो खतरा होता है, रिस्क होता है। हीलिंग और अटेंडेंट जो मेनिंजियल फाइब्रोसिस एंड स्कारिंग है ये भी कभी कभार CSF के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती हैं या CSF के रिजॉर्प्शन को डिसरप्ट कर देंगे, तो उसकी वजह से इवन हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा सब एरेक्नोइड हेमरेज एंड सेक्युलर एन्यूरिज्म्स डिस्कस किया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे आ जाएं तो सेक्युलर जो एन्यूरिज्म्स होते हैं वो आपने याद रखना है कि थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड पतली सी वाल वाली आउट पाउचिंग्स होती हैं आर्टरी की। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये देखिए सेक्युलर एन्यूरिज्म है, ये व्यू है बेस ऑफ द ब्रेन का जो डाइसेक्ट किया गया है ताकि हमें सर्कल ऑफ विलिस नज़र आए विथ एन एन्यूरिज्म ऑफ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, ठीक है, ये हमें एरो शो कर रहा है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का एन्यूरिज्म। इस बी फिगर में देखें यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस को डाइसेक्ट किया गया है ताकि हमें लार्ज एन्यूरिज्म जो है वो नज़र आए। और इस सी फिगर में सेक्शन दिखाया गया है थ्रू अ सेक्युलर एन्यूरिज्म शोइंग द हाइलेनाइज्ड फाइब्रस वेसल वॉल, ठीक है। हीमोटॉक्सिन यूसिन HNE स्टेन पे देखें जो वेसल की वॉल है वो हाइलेनाइज हो गई है, फाइब्रस वेसल वॉल। तो हमने कहा कि थिन वॉल आउट पाउचिंग होती है आर्टरी की, यही सेक्युलर एन्यूरिज्म। बियॉन्ड द नेक ऑफ द एन्यूरिज्म, इसके नेक के बियॉन्ड जो मस्कुलर वॉल है इसकी और इंटीमल इलास्टिक लेमिना वो आपने याद रखना है कि इसमें एब्सेंट होंगी, सच दैट द एन्यूरिज्म सैक इज ओनली लाइंड बाय द थिकन्ड हाइलेनाइज्ड इंटीमा, सिर्फ इसको थिकन्ड हाइलेनाइज्ड इंटीमा लाइन कर रही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एडवेंटिशा जो है वो कवर कर रही है सैक को, तो वो कंटिन्यूस है विद दी दैट ऑफ द पेटेंट आर्टरी के साथ एडवेंटिशा कंटिन्यूस है, ठीक है। और रिलीजिंग, अच्छा, इसके अलावा रप्चर जो है यूजुअली अकर्स एट द एपेक्स ऑफ द सैक का जो एपेक्स है वहाँ से जो है वो रप्चर होगा यहाँ से, जिसके नतीजे में ब्लड जो है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आ जाएगा, सब्सटेंस ऑफ ब्रेन में या फिर बोथ, ठीक है, दोनों में ब्लड आ सकता है। अब लास्ट में कह रहा है कि इन एडिशन टू द सेक्युलर एन्यूरिज्म्स इनके अलावा एथेरोस्क्लेरोटिक, माइकोटिक, ट्रोमेटिक और डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म्स जो है वो इंट्राक्रेनियली भी हो सकते हैं, ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं। तो अब 3 तरह की जो टाइप्स हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म्स की तरह, जो लास्ट 3 टाइप्स हैं ये मोस्ट ऑफन फाउंड होती हैं हमें एंटीरियर सर्कुलेशन में, जहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म फ्रीक्वेंटली फ्यूसीफॉर्म होते हैं, ठीक है। हमने एन्यूरिज्म्स की टाइप पढ़ी ना, तो यहाँ पे फ्यूसीफॉर्म टाइप के होंगे और मोस्ट कॉमनली ये बेसिलर आर्टरी को इन्वॉल्व करते हैं। नॉन सेक्युलर वाले एन्यूरिज्म यूजुअली मैनिफेस्ट करेंगे सेरेब्रल इन्फाक्शन की तरह, क्यों? क्योंकि वेसल की ऑक्लूजन करवा रहे हैं इंस्टेड ऑफ द सब एरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है। जो नॉन सेक्युलर हैं जिनमें सैक नहीं है तो उनमें आपने याद रखना है कि उनमें हेमरेज नहीं होता, सब एरेक्नोइड हेमरेज इस केस में नहीं होता, जबकि इस तरह के नॉन सेक्युलर एन्यूरिज्म में सेरेब्रल इन्फाक्शन हो जाता है उस एरिया का, क्योंकि वहाँ पे वेसल की ऑक्लूजन हो जाती है, ठीक है, नॉन सेक्युलर एन्यूरिज्म्स में। देन आता है टॉपिक हमारा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में विच इज़ दी वास्कुलर मेलफॉर्मेशन। तो वास्कुलर मेलफॉर्मेशन ब्रेन की जो है उनको क्लासीफाई किया गया है 4 प्रिंसिपल टाइप्स के अंदर जो बेस्ड है ऑन द नेचर ऑफ द एबनॉर्मल वेसल, ठीक है, कौन सी एबनॉर्मल वेसल है उस हिसाब से 4 प्रिंसिपल टाइप्स है वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन की। एक है एट्रियोवीनस मेलफॉर्मेशन AVMs, दूसरा कैवर्नस मेलफॉर्मेशन, तीसरा है कैपिलरी टेलिंजेक्टेजियाज एंड फोर्थ है वीनस एंजियोमास। तो एट्रियोवीनस मेलफॉर्मेशन आपने याद रखना है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ये एट्रियोवीनस मेलफॉर्मेशन बहुत ही कॉमन है, मेल्स को ट्वाइस एज फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करेंगे एज फीमेल, और मोस्ट कॉमनली ये 10 से 30 साल की उम्र के दरमियान मैनिफेस्ट करते हैं, जिसमें पेशेंट को जो है वो सीजर्स होंगे, उसको इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज हो जाएगी, इवन सब एरेक्नोइड हेमरेज भी या फिर हो सकती है। तो न्यूबॉर्न पीरियड के दौरान जो लार्ज वाले एट्रियोवीनस मेलफॉर्मेशन होती है ना वो हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा देंगी, क्योंकि ब्लड जो है वो शंट कर रहा है आर्टरीज में से वेन्स के अंदर, ठीक है। तो हाई आउटपुट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपने याद रखना है, लार्ज AVMs में होता है न्यूबॉर्न पीरियड के दौरान। अब जो रिस्क होता है इसमें ब्लीडिंग का, वो एट्रोवीनस मेलफॉर्मेशन को बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन करवा देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा होता है। मल्टीपल अगर किसी को इस तरह के एट्रोवीनस मेलफॉर्मेशन है तो ये हमें
हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में मिलते हैं, जो कि एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है और ऑफन एसोसिएटेड होती है म्यूटेशन के साथ, कि इसमें जो है म्यूटेशन आ जाती है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के पाथवे में, ठीक है, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में। तो उसमें हमें इस तरह के मल्टीपल AVMs मिलते हैं। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाए तो AVMs जो है ये इन्वॉल्व कर सकते हैं सब एरेक्नोइड वेसल को। देखिए ना, इस फिगर में भी दिखाई गई है, ये सब एरेक्नोइड वेसल है जो कि एक्सटेंड कर रही है ब्रेन पैरेन्काइमा में, उसमें ये इन्वॉल्व हो सकते हैं AVMs, या ये एक्सक्लूसिवली विद इन द ब्रेन भी हो सकते हैं। तो जब हम इनकी ग्रॉस इंस्पेक्शन करेंगे तो हमें ये बिल्कुल एक टैंगल्ड सा नेटवर्क नज़र आएगा वॉर्म लाइक वेस्कुलर चैनल्स का, ठीक है, वॉर्म की तरह का वेस्कुलर चैनल्स का नज़र आएगा। इस फिगर में भी देखें तो ये नज़र आ रहा है एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन, बिल्कुल वॉर्म की तरह का चैनल। तो ग्रॉसरी इस तरह नज़र आएगा। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें इनलार्ज जो ब्लड वेसल होगी ना वो सेपरेट हुई होगी ग्लायोटिक टिश्यू के साथ, ऑफन विद द एविडेंस ऑफ प्रीवियस हेमरेज, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपी में जो इनलार्ज वाली जो बड़ी होगी ब्लड वेसल वो हमें नज़र आएगी सेपरेट हुई होगी ग्लायोटिक टिश्यू से, ऑफन विद द एविडेंस ऑफ प्रीवियस हेमरेज, ठीक है, और प्रीवियस हेमरेज जो है उसमें हमें बीच में मिलेगा। कुछ वेसल्स हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज आर्टरीज विथ डुप्लीकेटेड एंड फ्रेगमेंटेड इंटरनल इलास्टिक लेमिना। कुछ जो वेसल्स होंगी ना उनमें हमें डुप्लीकेटेड या फिर फ्रेगमेंट हुआ हुआ इंटरनल इलास्टिक लेमिना नज़र आएगा, वाइल जो बाकी हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा थिकनिंग भी मिल सकती है या इवन पार्शियल रिप्लेसमेंट मिल सकती है मीडिया की बाय द हाइलेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो हाइलेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो उसके मीडिया को अफेक्ट कर रहा होगा, किसी में हमें इस तरह मिलेगा आर्टरी में, और किसी आर्टरी में फ्रेगमेंटेड डुप्लीकेटेड सा इंटरनल इलास्टिक लेमिना मिलेगा। तो इसके अलावा AVMs के अलावा होता है कैवर्नस मैलफॉर्मेशंस। अच्छा, तो कैवर्नस मैलफॉर्मेशन कंसिस्ट करती हैं डिस्टेंडेड सी लूजली ऑर्गेनाइज्ड वास्कुलर चैनल्स होते हैं, ठीक है, डिस्टेंड हुए होंगे और लूजली ऑर्गेनाइज्ड वास्कुलर चैनल होंगे जिनकी पतली सी थिन कोलेजनाइज्ड वाल्स होंगी बिना किसी इंटरवीनिंग नर्वस टिश्यू के। तो ये ज़्यादातर होता है मोस्ट ऑफन सेरिबेलम में, पॉन्स और सब कॉर्टिकल रीजन्स में जहाँ पे लो ब्लड फ्लो होता है विदाउट सिग्निफिकेंट आर्टीरियोवीनस शंटिंग, ठीक है, इन जगहों पे जहाँ पे लो ब्लड फ्लो होता है बिना किसी सिग्निफिकेंट आर्टीरियोवीनस शंटिंग पे, तो यहाँ पे हमें कैवर्नस मैलफॉर्मेशंस मिलती हैं। फोकाई जो है ओल्ड हेमरेज के, इन्फेक्शन के और कैल्सिफिकेशन के, ये फ्रीक्वेंटली इस एबनॉर्मल वेसल को सराउंड कर रहे होंगे कैवर्नस मैलफॉर्मेशन को। देन आता है कैपिलरी टेलेंजेक्टेसियाज। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक फोकाई होते हैं, डायलेटेड सी थिन वाल्ड वास्कुलर चैनल्स के, जो आपस में सेपरेट हुए होंगे रिलेटिवली नॉर्मल ब्रेन पैरेन्काइमा के साथ, ठीक है, जो कि होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली पॉन्स वाले रीजन में ये होगा, याद रखिएगा। अब वीनस एंजोमास की बात करें जिसको हम वेराइसिस भी कहते हैं, ये क्या होते हैं? कंसिस्ट करते हैं, इसमें ना एग्रीगेट्स होते हैं एक्टेटिक वीनस चैनल्स के, ठीक है, एक्टेटिक यानी कि डिस्टेंडेड या डायलेटेड वीनस चैनल्स के ही एग्रीगेट्स होते हैं जिनको हम वीनस एंजोमा कहते हैं या वेराइसिस कहते हैं, डायलेट हो जाती है। अब ये जो लेटर 2 टाइप्स है वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन की, ये अनलाइकली हैं टू ब्लीड और टू कॉज एनी सिम्टम एंड मोस्ट इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, ये कैपिलरी टेलेंजेक्टेसिया भी और वीनस एंजोमास, ये ब्लीड वगैरह इतना एज सच नहीं करती। दैट्स इट। लास्ट में हमारे पास अदर वास्कुलर डिजीजेज, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेज का लास्ट टॉपिक है अदर वास्कुलर डिजीजेज, जिसमें है हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़। तो ये याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि हाईलाइन आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस करवा देती है। हमारी डीप जो पेनिट्रेटिंग आर्टरीज होती हैं और आर्टीरियोल्स जो कि बेजल गैंग्लिया को सप्लाई कर रही हैं, हेमिस्फेरिक वाइट मैटर को और ब्रेन स्टेम को, इस तरह की जो साइड्स पे सप्लाई कर रही हैं डीप पेनिट्रेटिंग आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स, उनकी हाईलाइन आर्टीरियोलर स्क्लेरोसिस हो जाती है ड्यू टू हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अब अफेक्टेड जो आर्टीरियोलर वाल है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी और वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि रप्चर कर जाए। तो अब कुछ इंस्टेंसेस में माइन्यूट से छोटे छोटे एन्यूरिज्म, जिनको हम चारकोट बोशर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म कहते हैं, तो ये बन जाएंगे वेसल्स में लेस देन 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, 300 माइक्रोमीटर डायमीटर से कम वाली वेसल्स में ये बनेंगे। यहाँ पर ये फिगर देखिए, यहाँ पे मिडल ये सेरेब्रल आर्टरी है, उनमें से ये लेंटिक्यूलो स्ट्राइया आर्टरीज निकल रही है और उनमें ये चारकोट बोशर्ड इस तरह के एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। तो ये माइन्यूट एन्यूरिज्म्स बन जाएंगे इस तरह की वल्नरेबल आर्टरीज में, ठीक है। इन एडिशन टू मैसिव इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज जो हमने पहले डिस्कस की है, सेवरल बाकी भी पैथोलॉजिक आउटकम आ सकते हैं रिलेटेड हैं हाइपरटेंशन से।
तो सबसे पहले लेक्यूनास या लेक्यूनर इन्फार्क्ट, ये क्या होता है? ये छोटी सी कैविटेरी इन्फार्क्ट होते हैं जो कि जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर होंगे साइज़ में और बाउंड हुए हुए होंगे मोस्ट कॉमनली हमारा जो डीप ग्रे मैटर होता है ना, जो बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, वहाँ पे ये लेक्यूना या लेक्यूनर इन्फार्क्ट होंगे छोटे छोटे से। इंटरनल कैप्सूल में, डीप वाइट मैटर में भी हो सकते हैं और पॉन्स के अंदर। तो अब ये कॉज होते हैं जब ना एक जो सिंगल पेनिट्रेटिंग जो ब्रांच है लार्ज सेरिब्रल आर्टरी की, ठीक है, लार्ज सेरिब्रल आर्टरी की जो डीप पेनिट्रेटिंग ब्रांच है उसकी ओक्लूजन हो जाए, उसकी वजह से ये लेक्यूनर इन्फार्क्ट बनेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है इन लेक्यूनास की लोकेशन पे, ये साइलेंट भी हो सकते हैं क्लिनिकली या फिर ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा रप्चर ऑफ द स्मॉल कैलिबर पेनिट्रेटिंग वेसल, तो जो स्मॉल कैलिबर वाली जो पेनिट्रेट करती हुई वेसल है उसका भी रप्चर जो है वो हो सकता है और लीड करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल हेमरेज। ठीक है, हेमरेज डेवलप हो जाएगा। तो इन द टाइम इस तरह के हेमरेज जो है वो रिजॉल्व कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और पीछे जो है एक स्लिट लाइक कैविटी रह जाएगी जिसको हम कहते हैं स्लिट हेमरेज, जो सराउंड हुआ होगा एक ब्राउनिश सी डिस्कलरेशन के साथ। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं स्लिट हेमरेज। एंड देन है अक्यूट हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। तो ये याद रखिएगा, अक्यूट हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी जो है मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड होती है कि सडन जब अचानक से इंक्रीज़ हो जाए डायस्टोलिक प्रेशर टू ग्रेटर देन 130 मिलीमीटर मर्करी। कितना होता है? 80 मिलीमीटर मर्करी होता है, लेकिन वो अचानक से 130 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो अक्यूट हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो जाएगी। इसमें होता है क्या है, कैरेक्टराइज हुआ है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और ग्लोबल सेरिब्रल डिस्फंक्शन होगा जो मैनिफेस्ट करेगा कि पेशेंट को हेडेक होगा, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स और कभी कभार कोमा। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ रहा है इस वजह से। तो अब रैपिड थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जल्दी से हमने करनी होगी ताकि हम ब्लड प्रेशर को कम करें। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में हमें ब्रेन एडिमा भी मिलता है विथ या विदाउट ट्रांसटेंटोरियल या टॉन्सिलर हर्निएशन, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है ना, तो हर्निएशन भी हो सकती है, मिल भी सकती है, नहीं भी, ब्रेन एडिमा मिलेगा। पेटिकिया और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आर्टीरियोल्स की ग्रे मैटर के अंदर और वाइट मैटर के अंदर भी हमें पेटिकिया मिलेंगे। और याद रखिएगा कौन सी नेक्रोसिस है, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ये हमें माइक्रोस्कोपिकली इस अक्यूट हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी में मिल सकता है। अच्छा, तो लास्ट टॉपिक है अदर वास्कुलर डिजीज़ का, विच इज़ द वास्कुलाइटिस। इन्फ्लामेटरी नाम से पता चल रहा है, वास्कुलाइटिस से इन्फ्लामेशन हुई है। तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हमारी ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं ब्लड फ्लो को और सेरिब्रल डिस्फंक्शन करवा देंगी या इवन इन्फाक्शन करवा देंगे। ठीक है, इनकी इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इन्फेक्शस वाली आर्टेराइटिस हमारी स्मॉल और लार्ज वेसल में प्रीवियसली देखा गया है इन एसोसिएशन विद साइफिलिस में भी और ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसमें आ जाता है एस्परजिलोसिस, हर्पीज़ जोस्टर या साइटोमेगेलोवायरस इन द सेटिंग ऑफ इम्यूनो सप्रेशन। कुछ जो सिस्टेमिक फॉर्म्स हैं ना वास्कुलाइटिस की, जैसे पोलीआर्टेराइटिस नोडोसा, ये सेरिब्रल वेसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं और सिंगल या मल्टीपल इन्फार्क्ट्स करवा देंगी ब्रेन में। तो प्राइमरी एंजाइटिस ऑफ द CNS ये फॉर्म है वास्कुलाइटिस की जो इन्वॉल्व करती है मल्टीपल, बहुत सारी हमारी स्मॉल से लेके मीडियम साइज़ की पैरेन्काइमल और सब एरेक्नोइड जो वेसल्स हैं ना उनको ये इन्वॉल्व करेगी, प्राइमरी एंजाइटिस ऑफ द CNS। ठीक है, और कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएट हमें जायंट सेल्स मिलेंगे विथ या विदाउट द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल लेकिन होंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी और साथ में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वेसल की वॉल की। ठीक है, तो इसमें ये सब हो रहा है प्राइमरी एंजाइटिस ऑफ द CNS के अंदर। अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं ना वो डिफ्यूज़ इंसेफेलोपैथी के साथ प्रेजेंट करेंगे जो ऑफन कॉग्निटिव डिसफंक्शन के साथ। ट्रीटमेंट इनका यही है कि हमें इनको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स देने होंगे। तो अब समरी पे आ जाए, हमने सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ डिटेल में सारे डिस्कस किए। सबसे पहले हमने कहा स्ट्रोक जो है ये क्लिनिकल टर्म होती है, अक्यूट ऑनसेट का जो न्यूरोलॉजिक डेफिसिट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं और ये रिजल्ट करता है जब हेमरेज हो जाए या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव वास्कुलर लेजन हो। ठीक है, तो अक्यूट ऑनसेट का न्यूरोलॉजिक डेफिसिट होंगे उनको हम स्ट्रोक कहेंगे। सेरिब्रल इन्फाक्शन फॉलो करता है जब ब्लड सप्लाई लॉस हो जाए, तो ये वाइड स्प्रेड भी हो सकता है या फोकल सेरिब्रल इन्फाक्शन भी हो सकती है जो अफेक्ट करेगी रीजन्स को विद दी लीस्ट रोबस्ट वास्कुलर सप्लाई। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही कम वास्कुलर सप्लाई होती है जिनको हम वाटर शेड जोन कहते हैं या बॉर्डर जोन, तो वहाँ पे वाटर शेड इन्फाक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा लाइकली है।
देन हमने फोकल सेरिब्रल इन्फार्क्ट के बारे में कहा कि ये कॉमनली इम्बोलिक होते हैं, फोकल वाले, और उसमें सब्सिक्वेंट फिर डिसोल्यूशन भी हो सकती है उसी इम्पोलस की, या फिर दोबारा रीपरफ्यूजन हो जाएगी, या फिर जो है वहाँ पे नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट जो है ये हेमरेजिक में भी टर्न कर सकता है। प्राइमरी इंट्रा पैरेन्काइमल, जो पैरेन्काइमा के अंदर हेमरेज हो रही है, ये टिपिकली जब हाइपरटेंशन होती है कॉमनली उसकी वजह से होता है, तो कॉमनली वाइट मैटर के अंदर होगी प्राइमरी इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज, डीप ग्रे मैटर में, या पोस्टीरियर फोसा के कंटेंट्स के अंदर, या सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी, ठीक है, इसकी वजह से भी CAA की वजह से भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर प्राइमरी इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है। लास्ट में हमने कहा कि स्पॉन्टेनियस सबएरेक्नोइड हेमरेज होते हैं स्पॉन्टेनियसली, ये यूजुअली कोई स्ट्रक्चरल वास्कुलर एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं, जैसे वेसल में एन्यूरिज्म हो जाए या आर्टेरियोवेनस मेलफॉर्मेशन, तो स्पॉन्टेनियसली सबएरेक्नोइड हेमरेज होगा। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा, जिसमें हम ट्रॉमेटिक पैरेन्काइमल इंजरीज और ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरीज डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रॉमा में हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इनको ट्रॉमा सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डेथ बनता है और डिसेबिलिटी। अब सीवियरिटी जो है और साइट ऑफ इंजरी कहाँ पे हुई है, ये अफेक्ट करेगा आउटकम को। इंजरी सेवरल क्यूबिक सेंटीमीटर्स की ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा क्लिनिकली साइलेंट हो सकती है अगर वो फ्रंटल लोब में है, ठीक है। सिवियरली डिसेबलिंग भी हो सकती है अगर उसने स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर लिया है, या इवन वो फैटल इंजरी भी हो सकती है अगर उसने ब्रेन स्टेम को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर ब्लो हमारे हेड को पहुंचता है, हेड को ब्लो, तो पेनिट्रेटिंग भी हो सकता है, ब्लंट भी हो सकता है, तो ये ओपन या क्लोज्ड इंजरी करवा देगा। मैग्नीट्यूड जो है और डिस्ट्रीब्यूशन उस रिजल्टिंग ट्रॉमेटिक ब्रेन लेजन की जो हुई है लेजन, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसने ट्रॉमा करवाया है, उसकी शेप क्या थी, ठीक है। इसके अलावा फोर्स ऑफ इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करेगी वो लेजन, और वेदर हेड इंजरी के टाइम पे मोशन में था या रेस्ट पे था, उस हिसाब से उतनी लेजन होगी। सिवियर किस्म की जो ब्रेन डैमेज है ना, वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल साइन ऑफ इंजरी, कभी कभार यानी बाहर से कोई भी साइन ऑफ इंजरी नहीं भी होता, लेकिन फिर भी सिवियर ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। और कन्वर्सली सिवियर किस्म की अगर लेसरेशन हमें बाहर से नज़र आएँ और इवन स्कल के फ्रैक्चर्स भी, तो वो इंडिकेट करेंगे, नॉट नेसेसरीली इंडिकेट द डैमेज टू द अंडरलाइन ब्रेन, ज़रूरी नहीं है कि अंदर फिर ब्रेन को उसमें डैमेज हुआ है, तो यानी कंप्लीट ऑपोजिट सिचुएशंस भी होती हैं। अब जब ब्रेन डैमेज होता है तो इंजरीज पैरेन्काइमा को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, वास्कुलेचर को, या इवन दोनों को, तो यही हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रॉमेटिक पैरेन्काइमल इंजरीज। जब ऑब्जेक्ट जो है हमारे हेड को इम्पैक्ट करता है तो ब्रेन इंजरी हो सकती है एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इसको हम कहेंगे कू इंजरी, ठीक है, इसको कूप नहीं पड़ता, इसको कू इंजरी कहते हैं। अच्छा, इस फिगर में देखें तो जब ऑब्जेक्ट हेड को इम्पैक्ट करता है तो ब्रेन की इंजरी जो है वो एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट पे ही हो रही है, यहाँ पे हो रही है, इसको हम कहेंगे कू इंजरी। जबकि अगर ऑपोजिट साइड पे जो है इम्पैक्ट होता है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं काउंटर कू इंजरी। अब दोनों ये कू एंड काउंटर कू लेजन्स जो हैं कंट्यूजन्स होती हैं विथ कंपेरेबल, हमें इसमें ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस मिलती है। तो इसके अलावा कंट्यूजन जो है ये कॉज होती है जब रैपिड टिश्यू की डिस्प्लेसमेंट हो, डिसरप्शन हो वास्कुलर चैनल्स की, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली वहाँ हेमरेज हो जाए, टिश्यू की इंजरी हो और एडिमा हो, ठीक है। तो इन कंट्यूजन में हमें ये सारे चेंजेस मिलेंगे कि ये क्यों होती है, जब रैपिड टिश्यू का डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, डिसरप्शन हो रही है वहाँ पे वास्कुलर चैनल्स की, ये दोनों कू और काउंटर कू इस वजह से हो रही है ना कि टिश्यू जल्दी से वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, वहाँ पे वास्कुलर चैनल डिसरप्ट हो रहे हैं, हेमरेज हो रहा है, टिश्यू इंजरी और एडिमा। सिंस ये क्लोजेस्ट होते हैं टू स्कल, तो जो क्रेस्ट होते हैं ना हमारी गायराए के, ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू ट्रॉमेटिक इंजरी, ठीक है। देखें ना, ये जो गायराए हैं इस फिगर में देखें तो ये ज़्यादा ट्रॉमा के ससेप्टेबल हैं कि इनको लगे, तो ज़्यादा ट्रॉमेटिक इंजरी के ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। कंट्यूजन जो है ये कॉमन होती हैं इन द रीजन ऑफ द ब्रेन जो ओवरलाई कर रहे हैं रफ एंड इरेगुलर इनर स्कल सर्फेसेस को, यानी वो ब्रेन का एरिया जहाँ पे जो है रफ सा स्कल का सर्फेस उसको इनक्लोज कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा लाइकली है कि डैमेज हो। जैसे कि हमारा जो ऑर्बिटो फ्रंटल रीजन्स होते हैं और टेम्पोरल लोब के टिप्स, ये अपने साइड याद रखनी है, ठीक है। ऑर्बिटो फ्रंटल रीजन्स एंड टेम्पोरल लोब टिप्स, यहाँ पे इंजरी ज़्यादा होंगी क्योंकि स्कल सरफेस जो है इरेगुलर और रफ है। पेनिट्रेशन ब्रेन की बाय अ ऑपोजिट प्रोजेक्टाइल,
सॉरी पेनिट्रेशन अगर हमारे ब्रेन की हो जाती है किसी प्रोजेक्टाइल से, जैसे कि कोई बुलेट आ जाती है या स्कल की फ्रेगमेंट जो है वो फ्रैक्चर हुआ है स्कल का और उसी का फ्रेगमेंट जो है वो अंदर ब्रेन की लेसरेशन करवा दे, ठीक है, तो या बुलेट भी लेसरेशन करवा सकती है, विथ टिश्यू टीयरिंग भी होगी, साथ में वास्कुलर डिसरप्शन होगी और हेमरेज हो जाएगी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जब हम देखेंगे इस तरह की कंट्यूजन्स में, तो कंट्यूजन्स हमें वेज शेप की नज़र आती हैं और वाइडेस्ट एस्पेक्ट के साथ, वाइडेस्ट एस्पेक्ट क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इस फिगर में देखिए 23.12 में, यहाँ ए फिगर में दिखाया गया है सेरिब्रल ट्रॉमा, ठीक है, और ये देखिए इसमें एक्यूट कंट्यूजन जो है वो प्रेजेंट है बोथ टेम्पोरल लोब्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, दोनों टेम्पोरल लोब्स में एक्यूट कंट्यूजन हो गई है जिसमें हमें एरियाज ऑफ हेमरेज नज़र आ रहे हैं और टिश्यू की डिसरप्शन हो गई है। तो याद रखिएगा विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ इंजरी जो ब्लड होता है ना वो एक्स्ट्राविजेट कर जाता है थ्रू आउट द इन्वॉल्व टिश्यू और अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये एक्स्ट्राविजेट करेगा एंड इनटू द वाइट मैटर के अंदर भी, ठीक है, और सब एरेक्नोइड स्पेस में भी ये ब्लड एक्स्ट्राविजेट कर रहा है, ठीक है। तो आल्दो फंक्शनल इफेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं अर्लियर, हमें पहले फंक्शनल इफेक्ट्स मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिक जो एविडेंस है न्यूरोनल इंजरी का, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें न्यूक्लियर पिक्नोसिस मिलता है, साइटोप्लाज्मिक यूजिनोफिलिया मिलता है और सेल्यूलर डिसइंटीग्रेशन, ये तीनों याद रखिएगा। तो ये जो है तकरीबन 24 घंटों के बाद अपीयर होता है, ठीक है, माइक्रो मॉर्फोलॉजिक एविडेंस 24 घंटों के बाद, लेकिन फंक्शनल इफेक्ट्स हमें अर्लियर मिलते हैं। तो इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स होता है इस इंजर्ड टिश्यू के अगेंस्ट ये फॉलो करता है अपना यूजुअल कोर्स, जिसमें हमें पता है कि यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे और न्यूट्रोफिल्स प्रीसीड करेंगे इसको अपीयरेंस ऑफ द मैक्रोफेजेस को, यानी फिर मैक्रोफेजेस आएंगे लेकिन पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगे। इन कंट्रास्ट विद द इस्कीमिक लेजन्स जिसमें हमने पढ़ा कि सुपरफिशियल लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की वो प्रिजर्व रहेगी, लेकिन ट्रॉमा में आपने याद रखना है कि ट्रॉमा अफेक्ट करता है सुपरफिशियल वाली लेयर को मोस्ट सीवियरली, ठीक है, इसमें ट्रॉमा में ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा अफेक्ट होगी, लेकिन इस्केमिक लीजन में सुपरफिशियल प्रिजर्व रहती है। देन कह रहा है कि आल्दो अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है कि जो ओल्ड ट्रॉमेटिक लीजन्स होती हैं ना वो कैरेक्टरिस्टिकली अपीयर होंगी हमें डिप्रेस्ड रिट्रैक्टेड येलोइश ब्राउन पैचेस की तरह, जो कि क्रेस्ट ऑफ गायराए को इन्वॉल्व करेंगी, ठीक है, ये गायरा है उनके क्रेस्ट को इन्वॉल्व करेंगी। तो इस फिगर में भी देखें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है रिमोट कंट्यूजन सीन एज डिसकलर्ड येलो एरियाज आर प्रेजेंट ऑन द इन्फीरियर फ्रंटल सरफेस ऑफ दिस ब्रेन, ये फ्रंटल है उसके भी इन्फीरियर फ्रंटल सरफेस पे हमें येलोइश से एरिया नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पुरानी ट्रॉमेटिक लीजन होती है ना वो हमें इस तरह डिप्रेस्ड रिट्रैक्टेड और येलोइश ब्राउन पैचेस की तरह नज़र आती हैं। अब ये लीजन जो है ना ग्लायोसिस शो करेंगी और रेजिडुअल हीमोसिड्रिन लेडिन मैक्रोफेजेस होंगे इनमें। तो आल्दो कंट्यूजन जो है वो रेडीली हमें ईजीली नज़र आती हैं, मोर ईजीली, लेकिन ट्रॉमा जो है ये कॉज करवा सकता है मोर सटल बट वाइड स्प्रेड इंजरी टू एक्सोन्स विद इन द ब्रेन। देखिए एक्सोन्स को भी वो बहुत ज़्यादा इंजरी करवा सकता है ट्रॉमा, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी, ठीक है, वो भी इसमें इंजर होंगे कभी कभार डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो मूवमेंट जो है एक रीजन ऑफ ब्रेन की रिलेटिव टू अनदर वो थॉट हुई है टू डिसरप्ट द एक्सोनल इंटेग्रिटी एंड फंक्शन, यानी इतनी जो काउंटर कू एंड कू इंजरी हो रही है ना तो उसमें ब्रेन का मैटर भी तो स्कल में बिल्कुल मूव करता है, तो उस ब्रेन की जो मूवमेंट है एक रीजन से दूसरे की तरफ वो उस एक्सोन्स की इंटेग्रिटी को जो है डिसरप्ट करेगा और उनके फंक्शन को। एंगुलर वाली एक्सेलरेशन में आपने याद रखना है इवन इन द एब्सेंस ऑफ इम्पैक्ट, बेशक उसमें इम्पैक्ट कोई भी नहीं है उसमें कॉज ऑफ एक्सोनल इंजरी हो सकता है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एक्सोनल इंजरी हो सकती है एज वेल एज हेमरेज हो सकता है, बेशक एज सच कोई इम्पैक्ट ना हो एंगुलर एक्सेलरेशन में, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट कोई भी नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन उसमें एक्सोन्स इंजर भी हो सकते हैं, इवन हेमरेज भी हो सकता है। तो एज मैनी एज 50% जो पेशेंट जो डेवलप करते हैं कोमा शॉर्टली आफ्टर द ट्रॉमा, जिनको कोमा हो जाता है वो बिलीव हुए हैं कि उनका जो वाइट मैटर है वो डैमेज हो गया है और उनको डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी हो गई है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ उनकी एक्सोनल स्वेलिंग हुई है जो घंटों के अंदर ऑफ द इंजरी जो है हमें मिलेगी, अपीयर होगी, ठीक है, एक्सोन की स्वेलिंग हो गई है जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए हैं, इसको कह रहे हैं डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। तो देन कह रहा है कि कंकशन जो है ये डिस्क्राइब, कंट्यूजन तो हमने पढ़ लिया, कंकशन क्या होता है, डिस्क्राइब करता है कि रिवर्सिबल एल्टर्ड ब्रेन फंक्शन हो
विथ या विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपने याद रखना है, लेकिन रिवर्सिबल होगा, एल्टर्ड ब्रेन फंक्शन हुआ है जो कि रिवर्स किया जा सकता है विथ या विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द हेड इंजरी, हुआ हेड इंजरी की वजह से। तो अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिएंट सा जो न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन होता है ना इस कंकशन में, उसमें क्या होता है, एक तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, टेम्पररी रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, और रिफ्लेक्सेस उस पेशेंट के लॉस हो जाएंगे कंकशन में। तो न्यूरोलॉजिक रिकवरी जो है वो नॉर्म होगी, आल्दो एमनेजिया यानी कि जो यादाश्त चली जाती है फॉर द इवेंट परसिस्ट। ठीक है, कंकशन में एमनेजिया हो जाता है जो परसिस्ट करेगा, लेकिन न्यूरोलॉजिक रिकवरी जो है नॉर्मल हो जाएगी। पैथोजेनेसिस इस सडन डिसरप्शन ऑफ नर्वस एक्टिविटी की अभी तक अननोन है कि अचानक से क्यों नर्वस एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है, अभी तक अननोन है। रिपीटेड अगर बार बार एपिसोड इस कंकशन के होंगे तो ये रिजल्ट कर सकते हैं परसिस्टेंट और प्रोफाउंड न्यूरोलॉजिक डेफिसिट के अंदर, परसिस्टेंट और प्रोफाउंड न्यूरोलॉजिक डेफिसिट हो जाएगा, जिसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, पेशेंट को पार्किंसनिज्म या कोई और लेटर डेवलपमेंट हो सकती है न्यूरो डीजेनरेटिव प्रोसेसेस की। तो इनिशियली डिस्क्राइब्ड इन द बॉक्सर्स डिमेंशिया पगिलिस्टिका। देखिए जो बॉक्सर्स होते हैं ना, जो बॉक्सिंग करते हैं, गेम होती है जो, उनको जो है ये अफेक्ट करता है, डिमेंशिया पगिलिस्टिका इसको कहते थे पहले, लेकिन अब जो है रिकॉग्नाइज हुआ है टू अकर इन द वाइडर रेंज ऑफ सेटिंग। जैसे एथलीट्स को भी ये हो जाता है कंकशन जो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। अब ये जो सिंड्रोम है इसको हम कहते हैं क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, और कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें टैंगल्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर और बाकी ब्रेन के रीजन्स में। तो हम ये डिटेल में इसी चैप्टर में आगे भी डिस्कस करेंगे न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ वाले टॉपिक में। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको हम क्रॉनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे इस चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि था ट्रॉमेटिक पेरेन्काइमल इंजरी। नेक्स्ट अब हम वीडियो से स्टार्ट करेंगे ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरी।